हेलो बच्चों। इस सीरीज़ में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड को डिस्कस करेंगे। यहाँ एज्यूम करते हैं कि अपने पास कोई एक कंडक्टर है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L। अब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही हम लोग इस कंडक्टर को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये डिफरेंट स्पीड से मूव करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ये मूव करना शुरू करते हैं विद डिफरेंट स्पीड। तो इनकी जो एवरेज स्पीड होगी, इस एवरेज स्पीड को ही हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे। इसको डिफाइन कर लेते हैं। द एवरेज स्पीड of electrons with which they drift towards positive potential of the conductor in the presence of external field। ये जो हमने सोर्स कनेक्ट किया है, इसकी वजह से फील्ड जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने
इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल। अब हमारा काम है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना, फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें पता है F इक्वल क्यू ई होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस ई बाई एम मिल जाएगा। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन आ रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगी फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। सेम फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग पहले वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं सभी का, और उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। अगर टाइम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल के पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम टाइम लेगा। तो यहाँ डिफरेंट टाइम हमें कंसिडर करना है विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ काइनेमेटिक इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन पहले पार्टिकल के लिए b1 वेक्टर लिखेंगे। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर, इसने टाइम t1 लिया। सेम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 वेक्टर लिखें। तो ये u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर और ये टाइम t2। इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करें और nth इलेक्ट्रॉन के लिए v वेक्टर लिख दें, तो ये un वेक्टर प्लस a वेक्टर tn हो जाएगा। तो हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया। अब हमारा काम है इनका एवरेज फाइंड आउट करना। एवरेज निकालेंगे तो अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सम करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर लेंगे।
ये हमने सम कर लिया Vn का और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर लिया। अब V1 V2 अप टू Vn इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ये सेकंड पार्टिकल का, सेम इसी तरह से nth पार्टिकल के लिए एंड टोटल डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी को एक साथ लिखते हैं। रेस्ट में देखोगे तो एक्सेलरेशन सेम है सबका, तो एक्सेलरेशन कॉमन लेकर के और बाकी जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। अपॉन n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज प्लस एक्सेलरेशन और ये टाइम का एवरेज। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है, ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियली जब हमने किसी सोर्स से कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया था तो सारे पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और टोटल एवरेज इनकी वेलोसिटी का ये ज़ीरो मिलता था। तो इसे हम लोग ज़ीरो लिखेंगे। तो फाइनली अपने पास एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है ए वेक्टर एंड एवरेज ऑफ टाइम, इसे लिख लेंगे टाउ। टाउ क्या है? तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ अपना रिलैक्सेशन टाइम है। एक्सेलरेशन हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, -e/m। तो ये -e/m और ये टाउ, ये आ गया अपना एवरेज वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे।
और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो ड्रिफ्ट स्पीड मिल जाएगा ई ई टाउ अपॉन एम। तो ये अपने पास ड्रिफ्ट स्पीड मिल गया। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन देखें तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ लिख सकते हैं E इक्वल वी बाई एल। तो ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ लिख लेंगे E टाउ अपॉन एम और ये V बाई एल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हमने ड्रिफ्ट स्पीड के लिए रिलेशन को डराइव किया है। नेक्स्ट हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड और करंट के बीच रिलेशन को डराइव करने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट, इसके लिए हम लोग रिलेशन को डराइव करेंगे। तो अगेन कंडक्टर हम लोग एज्यूम करते हैं। यहाँ पर अपने पास एक कंडक्टर है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हम लोग इसे किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपने ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर। टोटल चार्ज कितने, ये V अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ एज्यूम करेंगे
assume total number of electrons in unit volume में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। ये अपने पास एक यूनिट वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम देखोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम ये AL हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे वॉल्यूम में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम में इनटू में टोटल वॉल्यूम। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर NaL। अब क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई करें तो टोटल चार्ज लिख सकते हैं, टोटल चार्ज लिख सकते हैं Q इक्वल N E। तो टोटल चार्ज मिल जाएगा अपने पास N की वैल्यू NaL E। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो माइनस का NaL E। अब Q आ गया। अगर हमारे पास Q मिल गया है तो हम लोग यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसे ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में लिख लेंगे। पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट अपना डिफाइंड है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q/T। ये हो जाएगा -NaEL/T लिख लेते हैं। अब ड्रिफ्ट स्पीड देखोगे तो ड्रिफ्ट स्पीड किधर मूव कर रहा है, तो ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट करेंगे और करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो करंट और ड्रिफ्ट स्पीड एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट टू करंट। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि करंट ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस NaE और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड। इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ट्रैवल करने के लिए ये कंडक्टर का लेंथ कवर करना पड़ेगा इन टाइम t। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड के इक्वल आ रहा है। तो फाइनली रिलेशन हम लोग I इक्वल ANEVD को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। ये करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में
रिलेशन मिल गया। यहीं से अगर ए को सेपरेट किया जाए लेफ्ट साइड में, तो आई अपॉन ए ये करंट डेंसिटी होता है। तो करंट डेंसिटी अपना एन ई वी डी आ जाएगा। करंट डेंसिटी एन ई वी डी आ गया। अब वी डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। वी डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ लिखते हैं वी डी हमारे पास ई ई टाउ बाई एम मिला था। ई टाउ बाई एम। वी डी की वैल्यू रख देंगे तो जे एन ई वी डी ई टाउ बाई एम। तो जे हो जाएगा एन ई स्क्वेयर टाउ ई अपॉन एम। और ये रिलेशन जे इक्वल सिग्मा ई ये प्रूव भी किए होगे। यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें इस रिलेशन से, अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सिग्मा आ जाता है एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम। ये अपना सिग्मा मिल गया एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम। और ये इक्वेशन कौन सा है, तो ये ओम्स लॉ है। इसे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो ये अपने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। ये अपने पास ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, ये उस कंडक्टर में करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कुछ कंडीशन है कि टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए कंडक्टर का। इसे डिफाइन कर लेते हैं। द पोटेंशियल ड्रॉप across the end of conductor
is directly proportional to the current flowing through it. Provided temperature and mechanical strain of conductor remain same. जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके। लेकिन टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन कंडक्टर का कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर is proportional to current flowing through the conductor। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके एक कांस्टेंट लेंगे हम लोग, और ये कांस्टेंट होता है अपना R। तो V इक्वल आर आई, ये अपने पास रिलेशन मिल जाता है, या V इक्वल आई आर, ये अपने को ओम्स लॉ से रिलेशन मिल जाता है। R क्या है यहाँ पे, तो R रेजिस्टेंस है, R अपना रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी कि वो उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अपोज करे। तो यहाँ लिख लेते हैं द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इसको प्रॉपर्टी लिख लेंगे, कंडक्टर which opposes the flow of current through it। तो ये अपने पास रेजिस्टेंस अगर हम लोग ओम्स लॉ से लिखें तो R इक्वल V अपॉन में I हो जाएगा। R अपने पास ओम्स लॉ से मिला है, तो इसका यूनिट लिख लेंगे ओम, सिंबल
इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन ये हो जाएगा V का डायमेंशन W अपॉन में Q, वर्क डन अपॉन में चार्ज से निकलता है, और करंट का डायमेंशन हमें पता है। तो वर्क डन का डायमेंशन ml² T⁻⁻2 अपॉन चार्ज का AT और करंट का A। तो ये हो जाएगा ml² T⁻³ A⁻²। ये जो रेजिस्टेंस है कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर फैक्टर की बात करें आर की फैक्टर की बात करें तो ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। आर प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया पर आर प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसके अलावा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी अपना कंडक्टर का इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल और कंडक्टर मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर को अगर एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर करेंगे तो सिल्वर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो अपने पास रेजिस्टेंस। अब सेम रेजिस्टिविटी देखते हैं। अच्छा, इस रिलेशन को R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल A, इसे हम लोग एक सिंगल इक्वेशन में यहाँ लिख सकते हैं। R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन में A, और इस साइन को हटा करके एक कांस्टेंट लेंगे रो L अपॉन A। तो ये अपने पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन मिलता है। ये रो रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी को यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। अगर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा RA अपॉन L। यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर दिया तो RA अपॉन L। अगर मैं कंडक्टर एज्यूम करूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ दोनों 1 यूनिट है, अगर लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाएगा। रेजिस्टेंस अपना रेजिस्टिविटी के इक्वल मिल रहा है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा?
It is the resistance of a conductor of length 1 meter and cross section area 1 मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी भी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो इसके फैक्टर हैं, एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा है नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं E इक्वल रो एंड J इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे बाय ओम्स लॉ, और यहीं से हम लोग ये भी प्रूफ करेंगे E इक्वल और J इक्वल सिग्मा E होता है। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ को लिखते हैं। ये अपने को पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल IR होता है, और हमने R और रेजिस्टिविटी के बीच यहाँ पर रिलेशन लिखा हुआ है, R इक्वल रो L अपॉन A है। तो अपने पास V क्या मिलेगा? I रो L अपॉन A। यहीं से देख सकते हो कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट अपॉन में एरिया करंट डेंसिटी होता है। तो इसे लिखेंगे रो एल और ये जे, करंट डेंसिटी जे है अपना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड
और लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच रिलेशन हमने लिखा हुआ है, E इक्वल V अपॉन में L होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस EL मिलेगा। V की वैल्यू को पुट करें, V की वैल्यू EL रख दिया, तो EL रो L J के इक्वल मिल रहा है, L से L कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी के इक्वल मिल गया। तो इस रिलेशन को हमने डराइव किया है, E इक्वल रो J है। अब यहीं से देखेंगे तो J करंट डेंसिटी को 1 अपॉन रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं, एंड 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। तो अपने को फाइनली रिलेशन क्या मिलता है कि J सिग्मा E होगा, J अपना सिग्मा E होगा। ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको सेम ऐसे ही प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस टाइप का रिलेशन शो करता है, और फिर हम लोग डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का वेरिएशन देखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो सिंपली अपने को दो रिलेशन याद रखना है। रिलेशन बहुत ही सिंपल से हैं। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ये होता है अपना रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। डेल्टा T ये चेंज इन टेम्परेचर है। और सेम रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिखेंगे, तो रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इन दोनों रिलेशन को एज इट इज़ याद रखना है। अब यहाँ अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा अपना टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता है।
अल्फ़ा क्या है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यहीं से देख सकते हो कि ये जो अल्फ़ा होता है वो मेटल्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। मेटल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मीन्स ग्रेटर देन 0 होगी। एंड नॉन मेटल्स एंड इंसुलेटर के लिए, नॉन मेटल्स, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर के लिए यह हमेशा नेगेटिव होगा। नॉन मेटल्स या फिर सेमीकंडक्टर के लिए अल्फ़ा हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है टेम्परेचर के साथ? तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये अपना कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो फ्लो का अपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में करंट डिक्रीज करेगा, करंट अपना डिक्रीज करता है। तो ये अपने पास कंडक्टर की कंडीशन है। और सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर, इसके लिए जस्ट उल्टा होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। ये होता है अपना इंसुलेटर में। या फिर सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट हम लोग वेरिएशन देखेंगे फॉर सम मेटल्स एंड इंसुलेटर, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले कॉपर वायर के लिए ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर
ये अपने पास कॉपर के लिए है। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का वेरिएशन फॉर निक्रोम वायर। ये निक्रोम के लिए। एंड फॉर सेमीकंडक्टर तो ये अपने पास 3 ग्राफ याद रखने, कॉपर, निक्रोम वायर और सेमीकंडक्टर्स के लिए।